हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, भूगोल विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनके तथ्यों, उनके कंसेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर रखी है। पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में, अक्षांशी देशांतरी रेखाओं के बारे में, सौरमंडल के बारे में, इसके अलावा जो भू संचलन है उससे किस प्रकार से अलग अलग बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, कैसे पटल विरूपणी संचलन कार्य करता है, कैसे पर्वत निर्माणकारी संचलन कार्य करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ही जाकर विजिट करिए और अन्य वीडियोस इससे रिलेटेड आप देख लीजिए। ठीक है, आज किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था, भ्रंश, है ना। और हमने देखा कि कैसे जो भ्रंश है, फॉल्ट है, उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे पर्वत निर्माणकारी संचलन में जो संपीडनात्मक बल कार्य करता है, उसकी वजह से वलन का फॉर्मेशन होता है। हमने वलन के बारे में पढ़ा, फिर वलन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन में ही एक दूसरा बल कार्य करता है, जिसे हम तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव मूलक बल की वजह से क्या होता है? भ्रंशों का निर्माण होता है, फॉल्ट्स का निर्माण होता है। आज हम इसी भ्रंश के बारे में समझेंगे। देखिए, भ्रंश क्या है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अब आज भ्रंश से कैसे भ्रंशन की गतिविधियों से भू आकृतियों का जन्म होता है, उसमें कौन सी भू आकृतियां इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन के तहत तनाव मूलक बल से क्या हो रहा है? तनाव मूलक बल से भ्रंशों का निर्माण होता है। और ऐसी एक्टिविटीज में जैसे ही तनाव मूलक बल कार्य करता है, तो पृथ्वी या आप कह सकते हैं चट्टान के जो खंड हैं, वे चूंकि तनाव हो रहा है ना, तनाव होने की वजह से उनके बीच में आकृति बनती है, जिन्हें भ्रंश कह देते हैं हम। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान यह रखना है कि जो भ्रंशन की गतिविधि होती है उसमें चट्टान का कोई हिस्सा या तो नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, या चट्टान का कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग प्रकार की आकृतियां या स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। और इस पूरा आकार आप देख पा रहे हो, देखिए, जिसमें भ्रंशन की गति की वजह से जो चट्टान का खंड है या हिस्सा है वह नीचे धंस गया है, इसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। और आज की क्लास में हम इसी रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि आखिर रिफ्ट वैली क्या है, जिसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या है? यदि हम रिफ्ट वैली की बात करें, हमने देखा भ्रंशन की गतिविधि पर्वत निर्माणकारी संचलन में जो अंतर्जात बल है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल की वजह से जिस प्रकार से क्षैतिज संचलन होते हैं, क्षैतिज संचलन के अंतर्गत भ्रंशन की गतिविधि से, भ्रंशन की गतिविधि कैसी होती है? तनाव मूलक बल के कारण। ठीक है, तो भ्रंशन की गतिविधि के फलस्वरूप भ्रंशन की वजह से क्या होता है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृति कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक स्थलाकृति है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई चट्टान का खंड मौजूद है या कोई चट्टान यहां मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए यह स्थल खंड, मान लीजिए यह चट्टान का खंड आपके पास मौजूद है। भ्रंशन की गतिविधि होती है और चट्टान के इस हिस्से में कुछ बदलाव हो जाए। मान लीजिए यह एक चट्टान है, हम इसे कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
मान लीजिए चट्टान का ऊपरी हिस्सा है, इसकी अलग अलग परतें बनाकर हम इसे देखेंगे, और ये इसकी तीसरी परत। ठीक, अब इसमें भ्रंशन की गतिविधि होगी। ठीक है, भ्रंशन की गतिविधि होने से क्या होगा, जो चट्टान है, चट्टान के मध्य भाग में आप क्या देखेंगे कि चट्टान का मध्य भाग नीचे की ओर धंस गया। चट्टान का मध्य भाग नीचे की ओर धंस गया, और चट्टान के मध्य भाग के नीचे की ओर धंसने की वजह से क्या होगा, यह जो पहली परत है ये यहां पर दो किनारों में या खंडों में तो इस तरीके से ही बनी रहेगी, लेकिन जहां हिस्सा धंस गया है वहां पर यह परत नीचे की ओर खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्य भाग क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया। तो जब भी बात करेंगे हम भ्रंश घाटी के बारे में, रिफ्ट वैली के बारे में, आपको क्या ध्यान रखना है, जब दो सामान्य भ्रंश या दो सामान्य भ्रंशन में कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी गति हो जिसमें मध्य भाग क्या हो, नीचे की ओर धंस जाए, तो इस तरह से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जब दो सामान्य भ्रंशों में क्या हो, स्थानांतरण की क्रिया हो, जब दो सामान्य भ्रंशों में स्थानांतरण हो। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल भ्रंश होने चाहिए। नॉर्मल भ्रंश यानी दो, आपने देखा होगा चट्टानों में जो चट्टानों के टुकड़े हैं, खंड क्या हो, विपरीत दिशा की ओर बल लगा रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भ्रंश कहते हैं। इसे नॉर्मल भ्रंश फॉर्म होते हैं। ठीक है, सामान्य भ्रंश फॉर्म होते हैं। तो दो सामान्य भ्रंशों में जब स्थानांतरण की गति, या जब दो सामान्य भ्रंशों में क्या हो, स्थानांतरण हो, तो स्थानांतरण होने की वजह से उनके मध्य का चट्टानी भाग, यह जो मध्य का चट्टानी भाग था, ठीक है, ये हिस्सा मध्य का चट्टानी भाग क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया, और नीचे की ओर धंसकर ये यहां पर आ गया। ठीक है, दूसरी लेयर तो जहां थी वह वही है, लेकिन कहां पर, कॉर्नर में, किनारों में। जब दो सामान्य भ्रंश स्थानांतरित होते हैं, तो या दो सामान्य भ्रंशों के स्थानांतरित होने से जब उस चट्टान का मध्य का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो इससे जिस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, और यह है तीसरी लेयर। अब आपने क्या देखा कि जो हिस्सा नीचे की ओर धंसा है उसमें जो पहली लेयर है वह कुछ इस तरीके से यहां पहुंच गई, और दूसरी लेयर कुछ यहां पर आ गई, क्योंकि ये हिस्सा क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया है। तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये दरअसल भ्रंश घाटी की आकृति है। ठीक है, जैसे हम नर्मदा नदी की बात करते हैं, दामोदर नदी की बात करते हैं, ताप्ती नदी की बात करते हैं, हम यूरोप की राइन नदी की बात करें, तो ये जिन घाटियों में प्रवाहित हो रही हैं ये सभी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं। ठीक है, लाल सागर की हम बात करें तो ये जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रहे हैं, यही इलाका जो जहां पर है, ठीक है, चाहे आप बैकाल लेक की बात करें, बैकाल झील की बात करें, ये सभी कहां पर हैं, रिफ्ट वैली के ऊपर है। ये सभी कहां प्रवाहित हो रहे हैं, रिफ्ट वैली के पास प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो जो रिफ्ट वैली है इसकी संकल्पना हमने देखी। इसमें क्या हो रहा है, दो सामान्य भ्रंशों के स्थानांतरित होने से चट्टान का मध्य चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली के बारे में जो संकल्पनाएं हैं वे दो तरीके से कार्य करती हैं। जो पहली संकल्पना है वह कहती है कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन संपीड़न की वजह से हो रहा है। माफ कीजिएगा, जो पहली संकल्पना है वह कहती है कि रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन है वह तनाव के कारण हो रहा है। तो अभी हमने देखा भी कि जो भ्रंशन है वो भ्रंशन किस वजह से कार्य करता है, तनाव मूलक संचलन के कारण। मान लीजिए तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है, तो तनाव मूलक दो सामान्य भ्रंशों में काम करेगा, और कैसे ही वैसे ही जैसे तनाव मूलक बल कार्य करता है तो भ्रंश का फॉर्मेशन होता है, मध्य का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो क्या होगा, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, ये पहला प्रकार है। क्यों, पहला प्रकार क्या है, तनाव मूलक संचलन के कारण, या आप कह सकते हैं तनाव मूलक बल के कारण।
तो ये जो पहली परिकल्पना है, ध्यान रखें रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन की दो परिकल्पना है। पहली तनाव मूलक परिकल्पना, और तनाव मूलक परिकल्पना में क्या है, बिल्कुल जैसे भ्रंश का फॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए किसी कारण से, जैसे चाहे वह कारण ज्वालामुखी हो, चाहे वह कारण भूकंप आदि हो, चाहे वह कारण ज्वालामुखी हो, चाहे वह कारण क्या हो, भूकंप हो आदि लिख दीजिएगा। मान लीजिए इन किसी भी एक्टिविटी के कारण, चाहे ज्वालामुखी के कारण या भूकंप के कारण, किसी जो चट्टानी क्षेत्र है, या मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्या है, चट्टाने हैं, समतल है, कठोर, आपने देखा कि भूभाग है, ठीक है। तो जो भ्रंश है, भ्रंशों के बीच का हिस्सा क्या हो जाए, धस जाए, तो इस प्रकार से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन या रिफ्ट घाटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये थी क्या, तनाव मूलक संकल्पना। दूसरी संकल्पना है संपीडनात्मक संकल्पना। संपीडनात्मक संकल्पना, संपीडनात्मक संकल्पना क्या कहती है, देखिए हमने तो पढ़ा था कि संपीडन की वजह से वलन का फॉर्मेशन होता है, फिर संपीडन की वजह से रिफ्ट वैली कैसे बनेगी, दरअसल यही है दूसरी संकल्पना। वेलैंड करके एक भूगोलवेत्ता रहे हैं, ध्यान रखें, वेलैंड करके एक भूगोलवेत्ता रहे हैं, इन्होंने ही संपीडनात्मक संकल्पना को दिया और इन्होंने संपीडनात्मक संकल्पना को स्पष्ट किया। स्पष्ट करते हुए इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई चट्टान है, इस चट्टानी क्षेत्र में बहुत अधिक तीव्र गति से क्या हो, संपीडन बल कार्य करे। इन्होंने क्या कहा कि कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कोई इलाका है या रिफ्ट वैली वाला यह क्षेत्र, अब यहां पर क्या हो, तनाव की वजह, पहले वाले में क्या किया, तनाव कार्य कर रहा था, मान लीजिए इस चट्टानी क्षेत्र में, इस भाग में, इन भ्रंशों की स्थितियों में क्या हो, संपीडन बल कार्य करे, ना कि तनाव बल। अब यहाँ पे इन्होंने संपीडनात्मक संकल्पना क्यों कहा, क्योंकि कई बार दबाव के कारण भी कोई हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है ना। मान लीजिए कि इस चट्टान में बहुत अधिक दबाव काम करता है, प्रेशर काम करता है, तो यह हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा, तब भी तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होगा, तब भी क्या बन रही है, रिफ्ट वैली बन रही है। इसलिए इन्होंने इस संकल्पना को क्या कह दिया, संपीडनात्मक कंप्रेशनल फोर्स, संपीडनात्मक संकल्पना कह दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में जब दबाव पड़ता है, जो दबाव या प्रेशर पड़ता है, वे किस वजह से पड़ता है, संपीडन की वजह से ही पड़ता है। संपीडन के फलस्वरूप क्या होगा, दबाव महसूस करेगी कोई भी चट्टान। तो जब संपीडन में दबाव या कंप्रेशन महसूस किया जाता है, तभी किसी क्षेत्र में क्या होगा, दबाव होगा। यानी दबाव के पीछे क्या कार्य कर रहा है, संपीडनात्मक बल कार्य कर रहा है। इस वजह से इस संकल्पना को संपीडनात्मक संकल्पना या परिसंकल्पना कहा गया। तो वेलेंट जी ने ही इसे स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी चट्टानी क्षेत्र में किसी स्थान पर तनाव की बजाय दबाव काम करे, प्रेशर काम करे, तब भी किसी क्षेत्र का जो हिस्सा है, चट्टानी भाग है, वह क्या हो सकता है, नीचे की ओर धंस सकता है, और ऐसे भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो सकता है। तो रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में दो संकल्पनाएं काम करती हैं, जिन दोनों संकल्पनाओं के बारे में हमने क्या किया, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो गहराई कब उत्पन्न हो सकती है, यहाँ दबाव की वजह से भी गहराई उत्पन्न हो सकती है और वहां भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो सकता है। तो रिफ्ट वैली के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी चट्टानी क्षेत्र के मध्य भाग यदि दबाव की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हर बार भ्रंश का निर्माण तनाव की वजह से, मैक्सिमम मतलब आप कह सकते हैं सामान्य तौर पर जो भ्रंशों का निर्माण होता है वह तनाव मूलक बल की वजह से ही होता है। तो हमने तनाव मूलक बल की जो परिकल्पना है, संकल्पना, उसे मानकर चलते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा संकल्पना है उसे ध्यान रखिएगा, फिर भी संपीड़न के माध्यम से भी किसी क्षेत्र का हिस्सा दबाव के कारण नीचे जा सकता है और वहां भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि रिफ्ट वैली क्या है और जो रिफ्ट वैली है उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे सबसे पहले अभी हमने बात की थी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, जो घाटियां जहां से प्रवाहित, जो नदियां ये जहां जिस घाटी से प्रवाहित हो रही हैं वे दरअसल रिफ्ट घाटियों का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां ये रिफ्ट वैली के जो पूरा क्षेत्र है उससे प्रवाहित होती हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको यूरोप की राइन नदी का एग्जाम्पल याद रखना है। राइन नदी जहां से प्रवाहित होती है वह जो पूरा क्षेत्र है वह रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो
अफ्रीका है, अफ्रीका का एक पूरा क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, इसके बारे में क्या खास बात है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली के रूप में जानी जाती है, इस वजह से इसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहां पर है, अफ्रीका में, जिसे महान भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। बैकाल झील के बारे में हमने क्लास में चर्चा करते हुए पढ़ा, तो जो बैकाल झील वाला क्षेत्र है, चाहे वह लाल सागर वाला क्षेत्र हो, वह भी ध्यान रखिएगा। ये रिफ्ट वैली के आसपास या इन वैलीज से ही होकर ये क्षेत्र गुजरते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने मृत सागर के बारे में सुना होगा। मृत सागर वाला जो क्षेत्र इलाका है वह भी रिफ्ट वैली वाला इलाका है। ठीक है, दक्षिण कैलिफोर्निया में भी आपने मृत घाटी सुनी होगी, ये भी दरअसल रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। तो कुछ खास एग्जाम्पल्स हमने देखे, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। भ्रंशों के अलावा एक दूसरी माफ कीजिएगा, रिफ्ट वैली के अलावा भ्रंशन की गतिविधि से अन्य जो आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात करें ब्लॉक पर्वत की, ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत का फॉर्मेशन भी भ्रंशन की वजह से होता है। हम बात करें हॉर्न्स पर्वत की, तो हॉर्न्स पर्वत का फॉर्मेशन माउंटेन या हॉर्न्स माउंटेन का फॉर्मेशन भी भ्रंशन की गतिविधियों की वजह से होता है। एक और इंपॉर्टेंट है रैंप वैली, ध्यान रखिएगा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट वैली के रूप में जानी जाती है, रैंप वैली। अब रैंप वैली, रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे हमने भी पढ़ा कि दो सामान्य भ्रंशों में मध्य का जो चट्टानी भाग है वह नीचे की ओर धंस जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी घटना घटित हुई, कोई ऐसी एक्टिविटी ही घटित हुई कि जो भ्रंशन, जो चट्टानी क्षेत्र है, ये चट्टानी इलाका जहां मौजूद है, वहां पर क्या हो कि मान लीजिए कोई पूरा चट्टानी क्षेत्र है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि मध्य का भाग नीचे की ओर धंस गया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चट्टानी क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर हम इसे बनाते हैं अलग, दो आकृतियां बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक चट्टानी हिस्सा है, हम पढ़ रहे हैं क्या, रैंप वैली के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चट्टानों को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करके देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि क्या हुआ, किस वजह से किसी भी वैली का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये हुई चट्टानी आकृति। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चट्टानी वाला क्षेत्र है, तो दो समानांतर भ्रंशों में, मान लीजिए दो समानांतर भ्रंशों में जो साइड वाले खंड हैं, कॉर्नर हैं, किनारे हैं, है ना, तो इस पूरे भ्रंशों में जो दोनों ओर भूखंड है, जो ऊपर की ओर है, मान लीजिए कि ये पूरा एक तो चट्टानी क्षेत्र है। इस चट्टानी क्षेत्र में मान लीजिए यह जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ऐसी कोई भ्रंशन की गतिविधि होती है या कोई ऐसी आप कह सकते हैं क्रिया, हालांकि ये किसके माध्यम से होती है, अंतरजात बल की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, भ्रंशन की गतिविधि या किसी अंतरजात बल की वजह से चट्टानों का ये किनारा और ये किनारा, यानी दोनों किनारे क्या हो, ऊपर की ओर उठ जाएं। चट्टानों के ये दोनों किनारे क्या हो, ऊपर की ओर उठ जाएं, कुछ इस तरीके से। अब ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो ये किनारे हैं ये ऊपर की ओर उठे हैं, कुछ इस तरीके से, इस दिशा में आपको ऊपर की ओर देखना होगा। ये हिस्सा क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया। क्या हो गया, ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। तो आपने क्या देखा कि इसके दोनों किनारे क्या हो गए, ऊपर की ओर उठ गए। जब ये ऐसा कुछ हो कि दो किनारे ऊपर की ओर उठ जाएं और मध्यवर्ती खंड जैसा का तैसा यथावत बना रहे, मध्यवर्ती खंड यथावत बना रहे, ये हिस्से क्या हो गए, ऊपर उठ गए, दोनों किनारे ऊपर उठ गए, और जो मध्य वाला हिस्सा है वह क्या होगा, मध्यवर्ती खंड क्या होगा, यथावत बना रहता है। तो इस तरीके से जिस स्थलाकृति का फॉर्मेशन होता है उसे रैंप वैली कहते हैं, उसे ध्यान रखिएगा रैंप वैली कहते हैं। हम यदि किसी क्षेत्र के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है
क्योंकि उस पूरे क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो चट्टानी खंड मौजूद था उसके दोनों किनारे क्या हो गए थे, ऊपर की ओर उठ गए थे, और मध्यवर्ती भाग जैसा था पहले चट्टानी क्षेत्र वैसा ही बना हुआ था। वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो फॉर्मेशन है वह पूरा रैंप वैली का एग्जाम्पल है। तो जब भी दो समानांतर भ्रंशों के दोनों ओर के भूखंड, ध्यान रखिएगा, दो समानांतर भ्रंशों के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाएं, इन्हें आप भूखंड के तौर पर रखिएगा याद, दोनों ओर के भूखंड क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ जाएं और मध्यवर्ती भाग यथावत बना रहे, तो इस तरीके से जिस आप कह सकते हैं स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे रैंप घाटी कहा जाता है, रैंप वैली कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, एक तो भ्रंश घाटी क्या है, रिफ्ट वैली क्या है, रिफ्ट वैली के कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे। दूसरा हमने जाना रैंप वैली क्या है, रैंप वैली क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एग्जाम्पल हमने इसके बारे में देखा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।